एजुकेशन इतनी महंगी क्यों हो गई है? क्या अच्छी पढ़ाई अब सिर्फ अमीरों के लिए रह जाएगी? अगर आपके घर में एक भी बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ता है तो आपको किसी सर्वे या रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप पहले से जानते हैं कि एजुकेशन कितनी महंगी हो चुकी है। हर साल फीस बढ़ती है, नई किताबें खरीदनी पड़ती हैं, नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट का अलग खर्च, एक्टिविटी फी अलग, स्मार्ट क्लासेस फी की अलग और एनुअल चार्जेस अलग। अगर बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो फिर कोचिंग का खर्च अलग। यानी पढ़ाई अब सिर्फ पढ़ाई नहीं रही, ये एक ऐसा खर्च बन चुकी है जो लाखों मिडिल क्लास परिवारों का पूरा बजट हिला देता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फीस बढ़ रही है। असली सवाल यह है कि क्या भारत में अच्छी एजुकेशन धीरे धीरे सिर्फ उन्हीं बच्चों तक सीमित होती जा रही है जिनके माता पिता लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं? यही सवाल इस पूरी एडिटोरियल सीरीज का आधार है। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। शिक्षा महंगी हुई या हमारी उम्मीदें? जब भी एजुकेशन की बढ़ती फीस की बात होती है तो एक तर्क तुरंत सामने आता है, अच्छी एजुकेशन सस्ती नहीं हो सकती क्या? पहली नजर में ये बात सही भी लगती है, लेकिन बेहतर टीचर्स, मॉडर्न लैब्स, कंप्यूटर लैब्स चाहिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डिजिटल लर्निंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इन सब की कॉस्ट होती है। लेकिन फिर दूसरा सवाल भी उठता है, अगर अच्छी एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? क्या हर साल फीस बढ़ाना सामान्य बात है? क्या पेरेंट्स के पास ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे आखिर किस चीज के लिए कितना पैसा दे रहे हैं? यहीं से बहस शुरू होती है। पिछले 20 साल में क्या बदल गया? करीब 2 दशक पहले तक भारत में अधिकांश परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता था कि बच्चे का एडमिशन हो जाए। आज सवाल बदल गया। एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद पूरी फैमिली की फाइनेंशियल प्लानिंग बदल जाती है। पहले एक सरकारी नौकरी पूरे परिवार की जरूरतें पूरी कर देती थी। आज उसी नौकरी में कई परिवार बच्चों की एजुकेशन का खर्च निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन का पूरा इकोसिस्टम बदल चुका है। आज पेरेंट्स सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं भरते, उन्हें एडमिशन फी, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फी, एक्टिविटी चार्जेस, ट्रांसपोर्ट की फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, टैबलेट, एजुकेशनल टूर्स, न जाने कितने नामों से पैसे देने पड़ते हैं। यानी फीस सिर्फ फीस नहीं रही, एक चार्जेस का एक ऐसा पैकेज है जो पेरेंट्स को चुकाना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या प्राइवेट एजुकेशन का विस्तार जो हुआ वो कैसे हुआ? ये समझना भी बहुत जरूरी है कि प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जो हैं अचानक नहीं आ गए, उनकी जरूरत पैदा हुई। सरकारी स्कूलों ने करोड़ों भारतीयों को पढ़ाया है और आज भी देश के कई बेहतरीन संस्थान सरकारी ही हैं। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, एम्स और तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसकी मिसाल है। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई ये भी है कि बड़ी संख्या में पेरेंट्स सरकारी स्कूलों की क्वालिटी को लेकर आश्वस्त नहीं है। कहीं टीचर्स की कमी है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, कहीं लर्निंग आउटकम्स की चिंता है। इसी खाली जगह को प्राइवेट सेक्टर ने भरना शुरू किया। शुरुआत में इसे एक विकल्प माना गया, धीरे धीरे कई परिवारों की मजबूरी बन गया और आज स्थिति यह है कि अगर किसी शहर में नया रेजिडेंशियल एरिया बनता है तो सबसे पहले जिन बिजनेस मॉडल्स की एंट्री होती है उनमें प्राइवेट स्कूल्स शामिल है। एजुकेशन एक बड़ी इंडस्ट्री में बदल चुकी है। क्या एजुकेशन बिजनेस बन गई है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका जवाब इतना आसान नहीं है। हर प्राइवेट स्कूल या यूनिवर्सिटी को बिजनेस कहना गलत होगा। अच्छी एजुकेशन देने में वास्तव में बहुत खर्च आता है। क्वालिफाइड टीचर्स को अच्छी सैलरी देनी पड़ती है, तभी वो मिलते हैं। कैंपस बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी पर निवेश करना पड़ता है, रिसर्च पर निवेश करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। इन सब की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी कम होने लगती है। पेरेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर फीस हर साल क्यों बढ़ रही है। डेवलपमेंट फी किस बात की है? एक्टिविटी फीस का आधार क्या है? डिजिटल चार्जेस किस लिए लिए जा रहे हैं? अगर कोई सवाल पूछे तो जवाब कौन देगा? यहीं से अविश्वास पैदा होता है। एजुकेशन सिर्फ स्कूल की फीस नहीं रह गई है। आज एक बच्चे की पढ़ाई का मतलब है स्कूल नहीं है,
स्कूल के बाद कोचिंग है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है, स्किल प्रोग्राम्स हैं, कोडिंग क्लासेज हैं, लैंग्वेज क्लासेज हैं, ओलंपियाड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। यानी एक बच्चे की एजुकेशन के लिए अब कई समानांतर व्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा असर इसका मिडिल क्लास पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि न तो वो सरकारी सहायता के दायरे में आता है और न ही उसके लिए लाखों रुपए खर्च करना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि आज लाखों परिवार अपनी इनकम का सबसे बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। असली सवाल फीस नहीं है, अवसर का है। मान लीजिए दो बच्चे हैं और दोनों बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली हैं, दोनों खूब मेहनती हैं, लेकिन एक ऐसे परिवार से आता है जो साल में 8 से 10 लाख रुपए एजुकेशन पर खर्च कर सकता है। दूसरा ऐसे परिवार से आता है जहां फीस भरने के लिए भी लोन लेना पड़ता है। क्या दोनों को अवसर सचमुच बराबर मिले? संविधान कहता है कि बच्चों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन अगर क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंच ही इनकम तय करने लगे तो ये सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक चुनौती भी बन जाती है। यहीं से असमानता की नई कहानी शुरू होती है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में, अगर यही युवा अच्छी एजुकेशन नहीं पा सके तो इसका असर सिर्फ परिवार तक नहीं रहेगा, इसका असर देश की इकोनॉमी, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर ग्रोथ पर पड़ेगा। इसलिए एजुकेशन को सिर्फ खर्च या बिजनेस के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये देश के भविष्य में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये इन्वेस्टमेंट अब हर परिवार की पहुंच में है? यही सवाल हम इस सीरीज के अगले भाग में उठाएंगे, जहां बात होगी उस वर्ग की जो सबसे ज्यादा टैक्स भी देता है, सबसे ज्यादा सपने भी देखता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का सबसे बड़ा बोझ भी उसी के कंधों पर है। इसलिए इस सीरीज का अगला पार्ट भी देखिए। अब एक सवाल आपसे, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, क्या विचार है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।